हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जो मैथ का सब्जेक्ट हो जाता है इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों सिलेबस के बारे में? अब आप सोचेंगे मैम सिलेबस जानना क्या ज़रूरी होता है? हम लोग ऐसे ही फर्स्ट चैप्टर से स्टडी कंटिन्यू कर देंगे? नहीं, अगर कोई भी वर्क करना है तो जैसे हमें किसी चीज का आगाज करना है तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन कौन सी चीजें हमें ज्यादा पढ़नी है, किन चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना है, ये सब चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए। और सिलेबस भी हमें जानना चाहिए कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन सा हमारा फर्स्ट चैप्टर हो जाता है, कौन सा सेकेंड चैप्टर हो जाता है। भाई हम भी आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको ये भी जानना चाहिए कि मैम फर्स्ट चैप्टर से ही कंटिन्यू कर रही हैं, तो हर चीज आपको जानने का हक है। तो इसलिए आप लोग पाठ्यक्रम को अच्छे से जाने, इसको नोट डाउन करें। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि अपने सारे रजिस्टर मेंटेन कर लें। मेंटेन का मतलब है कि जितने सब्जेक्ट हैं उतने रजिस्टर रखें, उनमें हर रजिस्टर में जिस सब्जेक्ट का आप बनाए तो पहले पेज पे आप उसका सिलेबस लिखें और उसके बाद आप कंटिन्यू करें। और मेन चीज़ ये हो जाती है, हम रजिस्टर के लिए इसलिए आपसे कह रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, क्योंकि ये आपका यही एग्जाम नहीं कि आप डीएलएड कंप्लीट कर लें और बात खत्म हो गई, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत सारे एग्जाम देने रहेंगे जो आप लोगों को, जो ये नोट्स आप बना के रखेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प कराएंगे, है ना। तो इसलिए आपको नोट्स भी बनाते चलने हैं। और दूसरी बात ये है कि मैथ मैथ सबसे ज्यादा अगर डिपेंड होती है तो किस चीज पर डिपेंड होती है? सबसे ज्यादा प्रैक्टिस पर। अगर आपने एक क्वेश्चन सीखा और उसकी प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है ना, तो मान लीजिए वो क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि हमने पढ़ा तो है लेकिन समझ नहीं आ रहा है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है। लेकिन मैथ में आपको पता है कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं है, क्योंकि आंसर एक्यूरेट आना चाहिए, है ना। जो आंसर है अगर उसमें दशमलव भी, एक बिंदी भी लग गई गलती से, तो वो आंसर गलत हो जाता है। ये तो आपको पता ही है, हमें बताने की जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए बहुत ही डीपली आप लोग इसको करिएगा, इस पे वर्क करिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलते हैं। आज तो खैर चैप्टर, आज जो जितने चैप्टर्स पढ़ने हैं यानी इसका सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका हो जाता है अनुपात, समानुपात, अनुलोम एवं प्रतिलोम। समानुपात का अर्थ, ये सब चीजें जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे। कुछ चीजें जो आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं आपको उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको थर्ड सेमेस्टर में नई देखने को मिलेंगी। नई का मतलब ये नहीं कि आपकी नजर से कभी गुजरी नहीं होंगी, लेकिन आपके सेमेस्टर वाइज बता रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की अपेक्षा थर्ड सेमेस्टर थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्यों टफ हो जाता है? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अब उसमें पुट करनी है, वो चीजें आपको पढ़नी है ना। तो इसलिए उसके बाद आपका हो जाता है समानुपाती राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध। ये भी बहुत ज्यादा, ये जो आपका हो जाता है, ये आपका बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आराम से आप इसको इजीली वे में आप समझेंगे, है ना। हर चीज़ टफ भी नहीं होती है, हर चीज़ इजी भी नहीं होती है, ये सब कॉम्बिनेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना रहता है। उसके बाद आपका हो जाता है घातांक की अवधारणाएं। इसके बारे में जानेंगे, घातांक क्या होता है, इसके बारे में हर चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका हो जाता है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याएं। अब पूर्णांक और परिमेय संख्या है तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी इसको कंप्लीट किया, उसके बाद सेकेंड में भी कंप्लीट किया, अब भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसमें अब आप सोचेंगे कि मैम इसमें फिर ये तो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में हम पढ़ के आए हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा है धनात्मक आधार पर घातांक रूप में लिखना। इसको अब आपको घातांक रूप में कैसे लिखना है इसको भी आपको देखना है और सीखना है और समझना है। उसके बाद आपका हो जाता है सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना। अब ये देखिए, आप में देखिए सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में तो ये नहीं था, अब आपका ये आया है सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना। ये भी सीखने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बस इसके जो सूत्र, क्योंकि मैथ देखिए अगर आपको सूत्र पता है अच्छे से, उनको आपने प्रिपरेशन कर रखा है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसी तरह से ये भी आपका अध्याय हो जाता है, ये जो आपका लेसन हो जाता है, तो ये भी सूत्र पे डिपेंड करता है
और अच्छे से आसानी से आप लोग सीख जाएंगे। हालांकि ये नया है, सेमेस्टर के अकॉर्डिंग ये नया है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी थर्ड सेमेस्टर की मैथ है तो थोड़ा तो लेवल तो ऊंचा होगा ही, है ना। उसके बाद आपका हो जाता है सरल ब्याज सूत्र तथा चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र एवं अनुप्रयोग, ये सब चीजें सीखनी है। और उसके बाद आपका हो जाता है बैंक की जानकारी, बैंक में खाता खोलना तथा खातों के प्रकार। ऐसा नहीं है कि इसमें से क्वेश्चंस आते नहीं है, क्योंकि अभी 2021 में भी जब एग्जाम हुआ उसमें भी खातों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं पूछे जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि लघु में पूछे जाए, यानी 2 नंबर में पूछे जाए या 1 नंबर में पूछे जाए, लेकिन आते हैं क्वेश्चंस, आते हैं, बनते हैं क्वेश्चंस। तो आपको इसके बारे में देखिए जानकारी हो जाएगी और आप लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा ये लेसन हेल्प कराएगा, क्योंकि आप बैंक जाते हैं, आपके अकाउंट्स होंगे सब कुछ, तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। कैसे क्या करना है, कौन कौन से खाते हैं, किसमें क्या बेनिफिट है, कितना ब्याज मिलता है, किस खाते में कितना ब्याज मिलता है, हर चीज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी इस लेसन से। तो यानी कि आपके लिए डीएलएड के लिए तो फायदेमंद है ही है, और भी एग्जाम के लिए फायदेमंद है, प्लस आपके जो जिंदगी में चल रहा है, जो आप जो मतलब लेन देन कर रहे हैं बैंक से, उससे भी आपको, इससे आपको जानकारी मिलेगी, जिससे और भी थोड़ा सुविधा मिल जाती है। सब चीज़ों की जब जानकारी होती है तो हमें क्या होता है, हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाता है ना। और ऐसे जब जानकारी नहीं होती है तो कोई भी आके कुछ भी कह देता है, तो ये होता है हाँ यही चीज़ सही है, ऐसे आप उससे बहस भी कर सकते हैं। हालांकि बहस करना अच्छी चीज़ नहीं होती है, लेकिन बहस उस टाइप की नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन हमको जब जिस चीज़ की जानकारी है हम उसके अकॉर्डिंग, भाई ऐसा नहीं, ऐसे से ऐसा होता है ना, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद आपका हो जाता है लघुगणक की जानकारी, घातांक से लघुगणक तथा इसका विलोम, ये हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद शेयर लाभांश, ये आपने शेयर मार्केट है ना, ये आपने सुना होगा, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद आपका हो जाता है समुच्चय की संकल्पना, लिखने की विधियां, समुच्चय के प्रकार, सीमित असीमित एकल रिक्त समुच्चयों का संघ, अंतर तथा सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना, ये हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है जो चर राशियों का गुणनखंड, 2 वर्गों के अंतर के रूप में व्यंजकों का गुणनखंड, द्विघातीय त्रिपदीय व्यंजकों का गुणनखंड, यानी बीजगणित के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, आपके लघुत्तरीय में भी आ सकते हैं, यानी 2 नंबर में भी आपको ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं, 1 नंबर वाले यानी अति लघुत्तरीय टाइप में भी ये क्वेश्चंस इस तरह के मिल सकते हैं, और बहुविकल्पी में आपको चूज करना हो, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, अब इसमें आपको माध्य की जानकारी भी मिलेगी, माध्य माध्यिका ये सब चीजें आपकी हो जाएंगी। उसके बाद आपका हो जाता है आयतन एवं धारिता, क्या हो जाता है, आयतन एवं धारिता की संकल्पना तथा इकाइयां, यहाँ पे इकाइयां हैं, तो ये आपको यहाँ पे आयतन धारिता की संकल्पना, ये भी आपके और भी एग्जाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कराएगा। तो फिर से मैं यही कह रही हूँ कि ये मत समझिएगा कि सिर्फ आपको जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर है इसी में आपको हेल्प मिलेगी, और भी एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से इसको सीखिएगा और समझिएगा, यानी आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कई एग्जाम की तैयारी आपकी हो रही है। इस तरह से आपका सारा ये जितना है ये सारी चीजें ऐसे चलेंगी। उसके बाद आपका हो जाता है घन घनाभ की अवधारणा तथा इसका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ, ये देखिए सभी चीजें सूत्र पर डिपेंड करती हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि जब आपको सूत्र अच्छे से पुट करना आ जाता है, बाकी गुणा भाग घटाना ये सब तो आप कर ही लेते हो, ऐसा नहीं है कि ये नया कुछ है आप लोगों के लिए, लेकिन सब सारी चीजें सूत्र पर डिपेंड करती हैं। और उसके बाद सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं, तो प्रैक्टिस पर, है ना। प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे उसके बाद जो सूत्र वगैरह हैं उनको बहुत अच्छे से लर्न करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बाकी मैथ तो है ही ये नहीं है कि आप इसको हवा में उड़ा दें, भाई हवा में मत उड़ाइएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ही इजीली वे में आप जा रहे हैं, अरे आज नहीं कल क्लास अटेंड कर लेंगे और रिवीजन का क्या है, हम अभी 2-4 दिन नहीं करेंगे उसके बाद कर लेंगे, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि
वही वाली चीज़ है कि जब से आपने एडमिशन लिया है 2 साल तक आप ये मत सोचिए कि हमें किसी और रास्ते पे जाना है। हमें सिर्फ़ क्या करना है, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी बन जाना है। हालाँकि उनके जैसा तो कोई नहीं बन सकता इस कलयुग में, वो चीज़ यहाँ पे नहीं कह रहे हैं। यानी वो चीज़ कह रहे हैं कि बस इसी में लीन हो जाए आप। कहीं किधर की कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं देखना है, बस हमें अपने एम पे फ़ोकस करना है। यानी 6 मंथ का एक सेमेस्टर फर्स्ट था तो वो क्लियर कर लिया, सेकंड था वो क्लियर कर लिया, यानी 1 ईयर आपने कंप्लीट कर लिया। अब आप थर्ड सेमेस्टर में आए हैं और अभी फोर्थ सेमेस्टर आपका बाकी है, यानी 1 ईयर अभी आपका और है, यानी 2 सेमेस्टर आपके और है। तो आप बिल्कुल बस इसी में लीन हो जाए कि हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपनी स्टडी करनी है और अपने नोट्स मेंटेन करने हैं और बस हमें क्या करना है, हमें डीएलएड निकालना है और उसके बाद जो और एग्ज़ाम होने वाले हैं उनको निकालना है और हमको कुछ भी नहीं सोचना है, कहीं कि कुछ हमको समझना ही नहीं। कोई समझाना भी चाहे तो मत समझो वो चीज़ कि हमें भाई पढ़ाई करने दो, हमें और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? तभी आप कर पाओगे। और फिर मैथ है, अगर आप इसको इतने हल्के में ले जाओगे कि अरे कोई नहीं, तो कोई नहीं में तो फिर मैथ आपसे कहेगी कि ये भी कोई नहीं, है ना? मतलब आप मैथ से कहोगे कि कोई नहीं, तो मैथ आपसे कहेगी ये कोई नहीं। तो बस ये चीज़, बाकी आप खुद समझदार हैं। उसके बाद आपका हो जाता है वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड की अवधारणा और वृत्तखंड का कोण, यहाँ पे ये सीखेंगे। और आपका हो जाता है वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र तथा परिधि में बने कोणों का संबंध, और आपका हो जाता है हम इसका पारस्परिक संबंध। ये सब चीजें सीखेंगे। और नेक्स्ट में क्या सीखेंगे, यानी नेक्स्ट क्या हो जाता है, वृत्त की छेदक रेखा। छेदक रेखा ये इसी तरह से तो होते, ये इसको पार करके जा रही, यानी ये छेदक रेखा रेखा हो जाती है। और इसी में अगर वृत्त में हम और चीजें समझें तो आपका क्या हो जाता है, ये आपकी त्रिज्या हो जाती है। जब क्या होता है, ये त्रिज्या होती है और इसका व्यास क्या होता है, तो व्यास ये होता है, ठीक है ना, कि सबसे बड़ी ये जो रेखा होती है, इसको जब आपका जो वृत्त होता है इसको जब 2 खंडों में बांटा जाता है, बराबर बराबर खंड में बांटा जाता है, जो ये रेखा होती है ये क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और जब व्यास का आधा होता है ये क्या कहलाती है, तो ये त्रिज्या कहलाती है ना। और इसी तरह से और समझ लेते हैं, हालांकि डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे बात आई तो बताए दे रहे हैं, उसके बाद डिस्कस तो करेंगे, बहुत ही डीपली चीजों को समझेंगे। तो ये इसमें क्या हो जाता है, ये एरिया जो होता है इसको क्या कहते हैं, ये आपका है जो ये क्षेत्रफल होता है, ये आपकी क्या होती है, ये जो ये बाउंड्री बनी होती है। बाउंड्री ये नहीं जरूरी है कि आपके वृत्त में ही बाउंड्री बनी हो सकता है आपके वर्ग में। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ये आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में। आयत क्या होती है, जिसकी 2 आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है, जो इसके अंदर ये चीज है, ये इसका क्षेत्रफल है, ये इसका क्षेत्रफल है, ये इसका क्षेत्रफल है। एरिया क्या होती है, यानी परिधि क्या, ये आपका जो ये परिधि है, परिधि ये क्या है, ये परिधि है आपकी, है ना। तो ये परिधि आपकी हो जाती है, इसमें ये परिधि हो जाती है, ये परिधि हो जाती है, तो ये सब चीजें आपकी हो जाती हैं। यानी वृत्त की छेदक रेखा, स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु की अवधारणा। और उसके बाद आपका हो जाता है लास्ट, वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। तो इन सब चीजों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। और आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यू 7 बजे से आपको करने हैं और आपको 7 बजे आपको क्लास प्रोवाइड हो जाएगी। अगर कभी कुछ दिक्कत या परेशानी, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं, तो कभी अगर कोई दिक्कत या परेशानी या कभी क्लास नहीं कर पाए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी कि आज क्लास नहीं हो पाएगा। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कोशिश करेंगे कि एक भी छुट्टी ना हो। अगर एक, जैसे कि हम संडे में छुट्टी रखते हैं, तो हम अगर ऐसा हो जाता है कभी कभी कि फ्राइडे में कोई वर्क निकल आया या फ्राइडे में हमें कहीं जाना है, या मान लीजिए हमारी तबीयत ही ख़राब हो गई, तो उसके एवरेज में हम क्या करेंगे, संडे में छुट्टी नहीं रखेंगे, फिर आपके क्लास कंटिन्यू चलेंगे। यानी हमारा एम क्या है, मेन मोटिव हमारा ये है कि आप लोगों की अच्छे से तैयारी होनी चाहिए और 90 प्लस का आपका एवरेज, यानी 90 प्लस आप लोगों को नंबर लाने हैं। तो इसके लिए तो भाई मेहनत करनी रहेगी। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो आपका मैथ सब्जेक्ट हो जाता है, इसके क्लासेस पर डे होने चाहिए। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं
जैसे आपका हिंदी हो गया, आपका सोशल साइंस हो गया, आपका और भी जितने सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, और जैसे आपका उर्दू या संस्कृत, तो ये सब सब्जेक्ट इस तरह से कर देंगे डिवाइड, कि जैसे कि आपका 2 डेज़ अगर आपकी संस्कृत चली तो 2 डेज़ आपकी उर्दू चलेगी, तो इस तरह से डिवाइड कर देंगे। लेकिन आपका जो मैथ सब्जेक्ट हो जाता है उसको पर डे, क्योंकि उसमें क्या होता है, चैप्टर बहुत ज़्यादा नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतने में ही हमें इसको कवर भी कराना है, इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको भी देखना है, प्रैक्टिस भी करवानी है, जितने पेपर हैं, सॉल्व पेपर हैं, वो सारे करवाने हैं, यानी कि ये लास्ट तक जाएगा और इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि मैथ में अगर मान के चलिए तो सबसे ज़्यादा अगर बैक लगती है तो मैथ ही में लगती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई ट्रेजेडी की वजह से टॉपर्स की भी बैक लग जाती है, वो बात तो अलग हो गई, क्योंकि अगर वो टॉपर है, टॉपर्स की बैक इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है किसी को आप उसके नंबर से आके, ये चीज़ गलत होती है। लेकिन नंबर इसलिए पाने ज़रूरी होते हैं क्योंकि जब हम लाइन में लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए भाई लाइन ही में लगे हैं हम लोग, कि भाई जिसके नंबर ज़्यादा हैं तो वो उसको सीट मिलेगी, जिसके नंबर कम है उसको नहीं। उसके पास टैलेंट कितना भी ज़्यादा हो, अगर नंबर कम है तो वो लाइन से बाहर कर दिया जाएगा। तो नंबर इसके लिए ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ और मान के चलिए, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपने जो चीज़ें सीखी हैं और जिसमें आप जीनियस हैं, और बाई चांस कुछ ऐसी ट्रेजेडी घट गई कि जिसके वजह से आपकी बैक लग गई या आपको नंबर कम मिले, क्योंकि कुछ भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य का जन्म लिया है तो कभी कभी घटनाएं भी घट जाती हैं। तो इस हिसाब से ये नहीं हमको आंकना चाहिए कि ये जो इंसान है ये टॉपर कैसे हो सकता है, इसकी तो बैक लगी। लेकिन बैक लगना बुरी बात थोड़ी ना है कि आपका सेमेस्टर तो चेंज ही हो जाता है। खैर 2 सब्जेक्ट में अगर बैक लगी है तो सेमेस्टर चेंज हो जाता है, बस यही एग्जाम देना होता है। लेकिन बैक लगे क्यों, बैक लगे क्यों, जब आप मेहनत करेंगे तो लगे क्यों, वो बात अलग की है। वो चीज़ मैं अलग बता रही हूँ कि कभी कभी टॉपर्स की बैक लग जाती है, क्यों, क्योंकि कभी कभी कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो वो बात अलग हटा के चलिए। और एक चीज़ है, सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे, फोकस करें आप सीखने पे। कहते नहीं है, सीख जाओ सफलता तो झक मार के पीछे आएगी। तो जब आप सीखेंगे तो सफलता तो आपको मिलेगी ही, है ना। वो बात अलग की है अगर नंबर 1-2 ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आपको अनुभव कितना हो गया, आपने उस चीज़ के बारे में जानकारी कितनी प्राप्त कर ली, वो अलग चीज़ है। और अगर नंबर, आप किसी को नंबर से नहीं आंक सकते, क्योंकि हमने कुछ लोगों को, हमने ये चीज़ भी देखी, कुछ लोग हमारे संपर्क में हैं जिनके नंबर बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इतनी मजबूत पकड़ नहीं है मैथ में। तो वो चीज़ भी देखनी पड़ती है कि अब कैसे क्या हुआ हमको तो नहीं पता है। लेकिन और कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मैथ में महारत हासिल की हैं, लेकिन एक आध नंबर उनका कम है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा क्यों है, ये भी नहीं हो सकता है एग्ज़ाम देते वक्त तो कुछ ऐसी घटना घटी हो सकता है कि जिसको बहुत ज़्यादा मैथ आती हो सकता है उसकी कुछ प्रॉब्लम रही हो, तो ये भी सब हो जाता है। हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यानी मान के चलते हैं। लेकिन लास्ट में हम बस एक चीज़ यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से मेहनत करें, अपने रजिस्टर को मेंटेन करें और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें, ठीक है ना। और जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे, तो सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और आप रजिस्टर को मेंटेन करें, और एक रजिस्टर, एक पेन लेकर ज़रूर बैठें क्लास में, जिससे आप जितना हम आपको बताते चले, पहले आप नोट मत करिएगा। नोट जब पहले आप चीज़ों को सीखिए, समझिए, और उसके बाद आप नोट करें, क्योंकि अगर साथ में आप नोट करते हुए चलेंगे, हम उसके लिए आपको टाइम देंगे, है ना, कि आप नोट कर लें। और अगर साथ में आप नोट करते हुए चले तो चीज़ें समझने में थोड़ा ये हो जाता है कि हम कुछ कह रहे हैं, आप नहीं समझ पाए, आप नोट करने में आपका माइंड है, तो ये सब चीज़ें हो जाती है। हालांकि ये सब चीज़ें हम साथ में बताते चलेंगे, एक ही वीडियो में हर चीज़। आप भी कहोगे कि मैडम कितना समझाती हैं, लेकिन हमारा मेन मोटिव तो यही है कि आप चीज़ों को समझ जाएं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।